तो बहुत बहुत वेलकम है आप सभी का द कैरियर प्लानेट पर। हम बिहार एसएससीजीएल को टॉपिक वाइज करते हुए ये मेरा आज का टॉपिक है G20 के बारे में, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। तो 2025 में भी G20 की सम्मेलन होने वाली है, तो उसी को लेकर आज यहाँ पर आए हुए हैं। तो देखते हैं इसको। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सबसे बड़ी बात एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि G20 का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। और G20 की स्थापना तो सबके बारे में पता है। तो G20 के बारे में ईच एंड एवरीथिंग हम इस वीडियो में ब्लूप्रिंट जिसको बोलते हैं G20 के बारे में, उसको हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो बिहार एसएससीजीएल को BPSC AET को यदि आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए एक छोटी सी द कैरियर प्लानेट की तरफ से बैच लाई गई है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो एकदम से बिहार एसएससीजीएल 4, BSO, TRE 4 और BPSC AET को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें आपको बिहार एसएससीजीएल 4 के लिए 100 प्लस जो है रेडीमेड टेस्ट मिल जाएंगे, जो किसी न किसी प्रोमिनेंट कोचिंग के होंगे। 50 से ज़्यादा ई बुक आपको दे देंगे और डेली जो है मॉक टेस्ट होते हैं वो आपको देंगे। और जितने भी PYQ होते हैं, चाहे बिहार SSC हो, BPSC हो, SI हो, BB, सारे के PYQ आपको इस टेस्ट के माध्यम से डिस्कशन करवा जाएंगे। तो इसको मिस मत कीजिए। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको यहाँ पर सिंपल सा 149 रुपया का पेमेंट इस QR कोड पे करके यहाँ आपको स्क्रीनशॉट देना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारी बातें स्टार्ट होती है। तो G20 से पहले उसका मैं आपको ये जानना पड़ेगा कि पृष्ठभूमि क्या है, G20 को आखिर स्थापित क्यों किया गया था, ये चीज़ आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। तो देखिए 1997-98 में जो है ना एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आती है, ठीक है। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस कहाँ आती है? जो भारत के दक्षिण पूर्वी देश है, ये तो अपना भारत हो गया। भारत के यहाँ पे जो देश है दक्षिण पूर्वी, थाईलैंड, इंडोनेशिया वगैरह, उस देश दक्षिण पूर्वी एशियाई देश में क्या हुआ, 1997-98 के बीच में एक संकट आती है, ठीक है। और उस संकट ने धीरे धीरे ऐसा अपना फन फैला लिया कि पूरे एशिया के देशों के साथ साथ यूरोप के देशों को भी इफेक्टेड कर दिया, ठीक है। और उससे क्या हो गया, हर देश का जो है आर्थिक स्थिति चरमरा गई। उससे पहले भारत में 1991 में आई हुई थी, फिर भी भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। होता यह है कि थाईलैंड की जो मुद्रा है उसका नाम क्या है, बहत, ठीक है। वो डॉलर से जो है ना इसका फिक्स एक्सचेंज रेट था, मतलब कि डॉलर के साथ उसका बहत का जो है डॉलर के साथ अपना व्यापार वगैरह होता था, ठीक है। विदेशी निवेशक क्या करते हैं कि अचानक से 1997 में थाईलैंड से अपने जो है निवेश जो किया था अपना वापस लेना चालू कर देता है। थाईलैंड में जो भी वगैरह निवेश वगैरह किए थे विदेशी ने, FDI सब ले लेते हैं। इससे क्या होता है कि थाईलैंड की जो मुद्रा होती है बहत, उसका जो है अवमूल्यन हो जाता है, ठीक है। बहत का क्या होता है, अवमूल्यन, मतलब उसका वैल्यू घटने लगता है। जो डॉलर के बराबर 30 था या 40 था वो घट के 1-2 आ गया, मतलब इतना का गिराव हो गया। इस प्रकार से बहत एकदम बर्बाद हो गई। जो स्थिति आज मालदीव वगैरह का हो रही थी, तो मालदीव का अकेला हुआ, बांग्लादेश का अकेला हो रहा है, उसके बाद इधर श्रीलंका का अकेला हो रहा है, पाकिस्तान का अकेला हो रहा है। उस समय में क्या हुआ कि अड़ोसी पड़ोसी देश, इस देश के साथ, इस देश के साथ, इस देश के साथ एक एरिया को ही वो पकड़ लिया था, ठीक है। तो बहत का क्या होता है, अवमूल्यन हो जाता है और धीरे धीरे ये जो अन्य देशों में फैल गया, जिससे थाईलैंड में, इंडोनेशिया में, दक्षिण कोरिया में, मलेशिया में, फिलीपींस में और रूस में, ब्राज़ील में जैसे देशों में भी इसका असर देखा गया। यहाँ तक कि अपने भारत में भी थोड़ा बहुत इसका असर देखा गया था, ठीक है। तो इस संकट के पीछे का जो कारण था, कारण इस प्रकार से निकल के आते हैं कि उन देशों पे अत्यधिक विदेशी कर्ज पहले से थे और वो कर्ज चुकाने में या EMI देने में असफल थे। अच्छा, बैंकिंग और वित्तीय सेक्टर जो था वो भी बहुत कमज़ोर स्थिति थी, अच्छी से उसकी व्यवस्था नहीं की गई थी। संपत्ति और शेयर बाज़ार में जो है ना, मतलब कि पायरेसी नहीं था, ठीक है। उसमें भी जो है ना सही से उसको चलाया नहीं जा रहा था। और फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम जो था वो एकदम से डॉलर के हिसाब से ही था, मतलब कि डॉलर पे ही डिपेंड था, अपने अलग से वैकल्पिक जो है व्यवस्था यहाँ नहीं किया था। और धीरे धीरे जो निवेशक था इस प्रकार से जब इन चीज़ों को देखा कि भाई वो EMI नहीं चुका रहे वहाँ की सरकारें, इन सारी, तो निवेशक जो अपना धीरे धीरे भरोसा खोया और एक समय आया 1997-98 में अपना क्या किया, जितना भी लगाया हुआ था सबको निवेश कर लिया और भ्रष्टाचार काफ़ी
हाई थी, जिसके कारण इन सारे के कारण क्या हुआ, यहाँ पर आपको जो है 1997-98 की जो है एशियन क्राइसिस आती है। ठीक है, अब कारण हम लोग देख लिए, इससे प्रभाव क्या हुआ, कि कई देशों की जो जीडीपी उसमें भारी गिरावट हो गई। ठीक है, मतलब विकास रुक गया, मुद्रा का बहुत बड़ा मतलब कि अवमूल्यन हो गया, बहुत हो गया। थाईलैंड का थाईलैंड, इंडोनेशियाई रुपया हो गया, दक्षिण कोरिया का वान हो गया, मतलब ये सब का क्या हो गया कि गिरावट हो गया। शेयर मार्केट क्रैश हो गया, बैंक और कंपनियां जो है सो दिवालिया हो गया, बेरोजगार में इतनी वृद्धि हो गई कि लोग बहुत ज़्यादा बेरोजगार हो गए। लोगों का जीवन स्तर, जब इन सब चीज़ों में तो जीवन स्तर तो गिरना तय ही है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता बढ़ गई, लोगों को बैंक जो है ना आर्थिक रूप से लोग स्वतंत्र नहीं हो पा रहे थे, स्वतंत्र नहीं थे। ठीक है, तो इस प्रकार से IMF फिर निकल के आती है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के लिए, और संकट से निपटने के लिए कर्ज और आर्थिक सुधार कार्यक्रम चलती है, जिससे उनकी स्थिति फिर धीरे धीरे ठीक होती है और आज के वर्तमान रूप में को हम लोग देख पाते हैं। क्या हुआ, सुधार कार्यक्रम क्या, मतलब कि पैसा वैसा देने का काम किया, लेकिन वो शर्त रखा, ठीक है, कि सरकारी खर्च में कटौती करना होगा, वित्तीय सुधार करना होगा, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम को फिर से मजबूत करना होगा, मुद्रा प्रणाली में बदलाव करना होगा। IMF की काम ही है देश में यदि कहीं कोई देश पिछड़ गया है आर्थिक रूप से, तो उसको कर्ज वगैरह देके सही स्थिति करना। अभी आप सुन रहे होंगे कि पाकिस्तान में बार बार IMF के पास चल जाता है पैसा लेने, तो यही कारण है, IMF का काम ही है पैसा को बांटना, पैसा देना, कर्ज देना और कर्ज वसूलना। धीरे धीरे संकट जो है जो इससे प्रभावित देश था सबको स्थिर कर दिया और अपने पुराने स्थिति में जो है फिर से ला दिया। और इससे ये चीज़ निकल के आई, दो देशों ने, अलग अलग देशों ने यहाँ से सबक ली कि अत्यधिक विदेशी ऋण पर निर्भरता खतरे की घंटी होती है। ठीक है, बैंकिंग प्रणाली को हमेशा मजबूत और पारदर्शी बनाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो कुछ खास लोग करोड़ के करोड़ गबन कर देते हैं। और फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम को थोड़ा सा लचीला रखना पड़ता है। आर्थिक नीतियों में संतुलन की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से निकल के आता 1997-98 का जो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस था, ये एशिया के विकासशील देशों के लिए बहुत बड़ा झटका था। इस देश ने आर्थिक ढांचा में सुधार की ज़रूरत महसूस की, आर्थिक सहयोग के लिए यहाँ पर उजागर किया। ठीक है, और जब ये क्राइसिस चला गया तो 1999 ईस्वी में, ठीक है, 1999 ईस्वी में G20 की, जिसका नाम है ग्रुप ऑफ 20 की स्थापना होती है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि G20 का स्थापना किस हालत में हुई। ठीक है, तो G20 की स्थापना होती है 1997-98 के बाद, और एक दूसरे को सहयोग करने के लिए जो है ये G20 की स्थापना की गई। ठीक है, G20 की स्थापना की गई ताकि विश्व के प्रमुख विकसित और उभरते हुए देशों के, यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है कि वित्त मंत्री और केंद्रीय गवर्नर, जब जिस समय ये स्थापना हुआ था ना G20 का, उस समय में कौन लोग उसके मिलकर काम करते थे, प्रत्येक जो भी G20 के, उसका वित्त मंत्री और केंद्रीय गवर्नर। उस समय में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं आते थे G20 में, समझ गए, सारा चीज़ आपको पता चल जाएगा। तो G20 1999 में पहला G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय मंत्री का सम्मेलन हुआ। ठीक है, और 1999 में समझिए कि इसका स्थापना होता है। और G20 का मुख्यालय जो अभी हमने देखा था, G20 का कहीं पे भी कोई मुख्यालय नहीं है, एक फिक्स मुख्यालय कहीं नहीं बनाया गया है। ठीक है, वो हर साल इसका जो है ना, हर साल इसका जो है जहाँ पे सम्मेलन होता है वहीं पे समझिए कि उसका मुख्यालय बन जाता है। जैसे 2023 में अपने भारत इसके अध्यक्ष बना था, और तो इसका मुख्यालय भारत में था। ठीक है, तो वित्त मंत्री और केंद्रीय मंत्री धीरे धीरे सम्मेलन था, बाद में जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी हिस्सा लेने लगे, और विश्व की आर्थिक, पर्यावरण, स्वास्थ्य, विकास जैसे विषयों पर विचार विमर्श करने का प्रमुख मंच बन गया है। ठीक है, तो यहाँ से एक छोटी सी क्वेश्चन है कि G20 क्या है, तो G20 ग्रुप ऑफ 20 देशों के विकसित और उभरते हुए देशों का समूह है जो आर्थिक सहयोग और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए जो है काम करता है, और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों का ये समन्वय करता है। ठीक है, G20 में कौन कौन से देश है, तो G20 में भारत, जब 1999 में G20 की स्थापना की गई, तो भारत 1999 से ही G20 का सदस्य है। ऐसा नहीं कि भारत बाद में जुड़ा, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आप G20 के देश देख सकते हैं, इसमें अमेरिका, चीन, जापान, रूस, जर्मनी, UK जैसे विश्व के जितने भी G7 के देश है, सब के सब G20 में है। ठीक है, सम्मिलित है, समझ रहे हैं चीज़ को। इसका काम क्या है, G20 का उद्देश्य क्या है, वैश्विक स्थिरता को मजबूत करना, वाणिज्य और निवेश को बढ़ावा देना, वैश्विक स्थिति
वित्तीय संकटों से निपटना, विकासशील देशों की आर्थिक समस्याओं पर ध्यान देना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए उपाय करना और क्लाइमेट चेंज पर विशेष ध्यान देना। ठीक है, इसका सम्मेलन हर साल आयोजित किया जाता है। ठीक है, और इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अब वर्तमान में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हिस्सा लेते हैं। अब जो है वित्त मंत्री वगैरह यहाँ पर RBI के गवर्नर वगैरह नहीं लेते हैं। प्रमुख मुद्दा क्या होता है? आर्थिक नीति, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक व्यापार और स्वास्थ्य जैसे जो है बातों पर, टेक्नोलॉजी से जैसे बातों पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, भारत 2023 में G20 की मेज़बानी की थी। 2024 में जो है दक्षिण अफ्रीका में किया गया था और 2025 में जो है यहाँ पर जोहान्सबर्ग में होगा। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि वर्ल्ड का जो 85% हिस्सा है GDP का, ये G20 निर्धारित करती है। G20 देशों से आता है और जनसंख्या का 2/3% यहाँ पर, मतलब 66% यहाँ पर आता है। कुल मिला के बात यह है कि विश्व का बहुत ही भयानक यहाँ पर ये संस्था है जो बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। 85% GDP आप समझ सकते हैं विश्व का। तो ये था जी G20 के बारे में। अब G20 के बारे में कुछ PYQ करते हैं, उसका आंसर हमने नीचे लिख रखा है। G20 का पूरा नाम क्या है? ग्रुप ऑफ 20। ऑप्शन ए। G20 2025 G20 शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। G20 2025 का थीम क्या है? इसका थीम है सॉलिडेरिटी, इक्वलिटी और सस्टेनेबिलिटी। G20 2025 सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो दक्षिण अफ्रीका में। G20 में कितने सदस्य हैं? तो 20 सदस्य। G20 का मुख्य उद्देश्य क्या है? वैश्विक आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना। G20 शिखर सम्मेलन में किस विषय पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा 2025 में? तो उपरोक्त में सभी पे, जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा पर। G20 के सदस्यों में कौन सा पहली बार G20 की अध्यक्षता करेगा? तो G20 के सदस्यों में पहली बार जो है दक्षिण अफ्रीका इस बार 2025 में अध्यक्षता करेगा, इसका अध्यक्ष बनेगा। G20 शिखर सम्मेलन किस प्रकार की बैठक आयोजित करती है? तो इसका सही जवाब होगा शेरपा बैठक, वित्त मंत्री बैठक और प्रमुख बैठक। मतलब कि वित्त मंत्री का भी बैठक होता है लेकिन प्रमुख बैठक से अलग होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, शेरपा बैठक, वित्त मंत्री बैठक और प्रमुख बैठक। G20 शिखर सम्मेलन किस विषय पर चर्चा की जाती है? आर्थिक मुद्दे पर किया जाता है, वित्तीय समावेशन पर भी किया जाता है, सतत विकास लक्ष्य पर भी किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। G20 के सदस्यों में से कौन सा देश 2025 में अध्यक्षता करेगा? तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होगा। G20 का गठन कब हुआ था? 1999 में। G20 में किस प्रकार के प्रतिनिधि भाग लेते हैं? तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंकों के प्रमुख। ठीक है, ये इनका अलग अलग बैठक होता है। ऑप्शन नंबर डी। G20 शिखर सम्मेलन में किस प्रकार के किस विषय पर विशेष ध्यान जाता है? तो वैश्विक व्यापार, जलवायु संतुलन और डिजिटल अर्थव्यवस्था। मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब। G20 में किस प्रकार के प्रमुख निर्णयों पर निर्णय लिए जाते हैं? सम्मेलन में किस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं? सिफारिशें और घोषणाएं। ऑप्शन नंबर बी। G20 शिखर सम्मेलन में किस विषय पर चर्चा की जाती है? ऑप्शन नंबर वैश्विक स्थिरता, वित्तीय समावेशन, सतत विकास। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। G20 शिखर सम्मेलन में किस प्रकार के मुद्दों पर चर्चा की जाती है? तो वैश्विक वित्तीय, ये क्वेश्चन भी रिपीट है। G20 में किस प्रकार, ये भी रिपीट है। G20 किस प्रकार, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। G20 में किस विषय पर ध्यान दिए जाते हैं? ये भी रिपीट है। कुल मिलाकर ये 15-20 क्वेश्चन थे जो आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो आप क्या कीजिए, नोट्स तैयार करते जाइए, आपको जो है वीडियो हम प्रोवाइड करते जाएंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। ठीक है, और बैच ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं।